जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है नियत। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। विपिन, एक बार फिर से सोच लो, क्या माँ जी को यहाँ लाना ठीक रहेगा? मेरा मतलब, मैं सारे दिन अस्पताल में रहती हूँ। दिन का पता है ना रात का, किसी भी समय हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ऐसे में सासू माँ घर पर अकेली बोर हो जाएगी। तुम्हारे पास भी समय नहीं है। सच कहूँ तो हम पति पत्नी हैं, पर हमारे पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। तो फिर माँ के लिए समय कहाँ से निकालेंगे? मुझे तो लगता है उन्हें बुलाने की जगह समय मिलते ही हम ही उनके पास चलते हैं। उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी और इसी बहाने हमें अपनी बिजी ड्यूटी से कुछ आराम के पल भी मिल जाएंगे। तो बोलो, क्या कहते हो? राधा बोली। नाराज होते हुए विपिन बोला, तुम्हें माँ के यहाँ आने से क्या परेशानी है? देख रहा हूँ, जब से तुमने उनके आने की खबर सुनी है, तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर उनका आना कैंसिल करवाने पर तुली हो। पर तुम कान खोलकर सुन लो, वह मेरी माँ है और अपने बेटे के घर आने का उन्हें पूरा अधिकार है। अभी तो हमारी शादी को मात्र 3 महीने हुए, अभी से तुमने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। यह मत भूलो, माँ के कारण ही तुम यहाँ हो, नहीं तो अभी तक वहीं गांव के सरकारी अस्पताल में पड़ी होती। मैं तो समझता था मेरी शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से हो रही है, पर पता नहीं था तुम भी मेरी भाभी जैसी निकलोगी, जो आते ही मुझे मेरी माँ से दूर करने की कोशिश करने में लग गई। राधा बोली, विपिन, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं अपने काम में इतनी ज़्यादा व्यस्त हूँ कि मेरे पास माँ के लिए समय नहीं होगा। कहीं सासू माँ इसे अपना अपमान ना समझ ले। मैं बस उनका दिल नहीं दुखाना चाहती। और आज के बाद फिर कभी मेरी तुलना अपनी भाभी से मत करना। मैं उनकी जैसे नहीं। मेरा तो काम ही है दूसरों की सेवा करना। फिर भला मैं अपनी सासू माँ से क्यों नफरत करूँगी? मैं यह तो नहीं कह रही हूँ कि तुम अपनी माँ को यहाँ कभी मत बुलाओ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि इस समय उन्हें यहाँ मत बुलाओ। पहले ही तुम्हारी भाभी के व्यवहार से इतनी दुखी है, कहीं ऐसा ना हो वह मुझे भी शक की नज़रों से देखना शुरू कर दे और हमारा रिश्ता बनने से पहले ख़त्म हो जाए। किसी भी रिश्ते में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही एक सास बहू को एक दूसरे पर विश्वास कम रखती है, और तुम्हारी माँ तो पहले ही धोखा खा चुकी हैं। क्या मैं नहीं जानती? वह मुझे परखने के लिए यहाँ आ रही हैं। विपिन बोला, जब तुम इतनी ही समझदार हो और सब कुछ जानती हो, तो उनकी परीक्षा में पास कैसे हुआ जाए उसके बारे में सोचो। इस तरह से मुंह छुपाने से काम नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल माँ की जिम्मेदारी हमें ही उठानी है। तुम जितना जल्दी इस बात को समझ लो उतना अच्छा है। और अब मुझे नींद आ रही है, लाइट बंद कर दो, सुबह जल्दी उठना है। माँ बेसब्री से मेरे आने का इंतजार कर रही होंगी। सुबह विपिन जल्दी उठकर गांव पहुंच गया और माँ को अपने साथ ले आया। यही कोई 4-5 घंटे का रास्ता था। माँ के साथ बातों में कैसे कट गया पता ही नहीं चला। इधर राधा सासू माँ के आने की तैयारी करने लगी थी। उसने आज की छुट्टी ले ली थी और सबसे पहले साफ सफाई और उसके बाद सासू माँ की पसंद के पकवान बनाने में लग गई। राधा पेशे से डॉक्टर है, जबकि विपिन इंजीनियर। दोनों की शादी को 3 महीने हो गए। शादी के बाद कुछ दिन वह गांव में रही और उसके बाद यहाँ विपिन के पास शहर आ गई और यहीं एक अस्पताल में नौकरी पकड़ ली। विपिन के पिताजी नहीं हैं, 2 बड़े भाई हैं, और विपिन की शादी में ही सबसे बड़े भाई की पत्नी का असली चेहरा सबके सामने आ गया। बड़ी होने के नाते सासू माँ ने अपने सभी गहने उन्हें सौंप रखे थे और शादी की जिम्मेदारी भी उन पर ही थी। दोनों पति पत्नी ने मिलकर बहुत घपला किया और इसी बात को लेकर तीनों भाइयों में बहुत झगड़ा हुआ। उसकी सास के पास कम से कम 30 तोला सोना और 2 किलो चांदी थी। बड़े भैया भाभी ने इसका कोई हिसाब नहीं दिया। जब बैठकर हिसाब किया गया तो पता चला मंझले भैया और माँ ने शादी के समय
बड़ी भाभी को 20 तोला सोना गहना के रूप में दिया था। विपिन की शादी में इनका आधा भी खर्च नहीं हुआ और वह चाहती थी उनकी तीनों बहुओं के पास बराबर गहने हो। इसलिए जब 2 साल पहले मंझले भैया की शादी हुई, अपने सारे गहने बड़े बेटे बहू को सौंप दी। पर अब जाकर विपिन की शादी में भेद खुला कि उन्होंने दोनों छोटे भाइयों की पत्नियों को मिलावटी गहने दिए। यह राज अभी और छुपा रहता अगर छोटी भाभी अपना हार का डिजाइन बदलवाने सुनार के पास ना पहुंचती। बस फिर तो लड़ाई झगड़ा करके बड़े भैया भाभी यह कहते हुए अलग हो गए कि सारा काम करवा लिया और अब हमें ही चोर बना दिया। इस घटना से सासू माँ बहुत दुखी हुई। बहू ने जो किया उसका उन्हें कोई गम नहीं, पर बेटे ने भी इस चोरी में उसका साथ दिया। यही सोच सोच कर वह रोती रहती है कि उनकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई जो बेटे ने मुझे ऐसा धोखा दिया। छोटी भाभी का व्यवहार भी इस घटना के बाद से बदल गया है। वह सासू माँ की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती हैं। उनका कहना है जिसे सारे गहने दी हैं सेवा भी वही करें। सेवा कोई करे और मेवा कोई खाए, यह तो नाइंसाफी है। विपिन का अपनी माँ से बहुत लगाव है और इसलिए पत्नी की बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा उसकी भाभियों की तरह राधा भी उसकी माँ से पीछा छुड़ाना चाहती है। जैसे ही सासू माँ घर पहुंची, राधा ने उनका जोरदार स्वागत किया। सारा हंसी खुशी में दिन बीता। अगले दिन सुबह हॉस्पिटल जाने से पहले राधा ने खाना बनाकर रख दिया और सासू माँ को समझा दिया कि अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। कांता जी मुस्कुराकर बोली, चिंता मत करो, बस मुझे यह बता दो कि रात के खाने में क्या बनाना है। तुम तो थकी हारी वापस आओगी और मैं यहाँ सारा दिन खाली बैठे बैठे क्या करूँगी। जब तक तुम वापस आओगी मैं खाना तैयार रखूँगी। राधा बोली, नहीं सासू माँ, आपको इतनी तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस आराम कीजिए। मैं तो रोज़ ही हॉस्पिटल से लौटकर खाना बनाती हूँ, मुझे आदत है। मैं चलती हूँ, किसी अजनबी के लिए दरवाज़ा मत खोलना। कांता जी बेटा बहू के पास आकर बहुत खुश थी और अब वह राधा के हर काम में उसका सहयोग करती। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक रात सासू माँ के पेट में अचानक से तेज़ दर्द हुआ। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। दवाइयों से उन्हें आराम मिल गया, पर डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख दिए और हल्का फुल्का खाने की सलाह दी। बहू को अपने लिए परेशान देखकर कांता जी बोली, चिंता की कोई बात नहीं है, यह तो मेरे साथ अक्सर होता है। फिर कुछ दिन हल्का फुल्का खाती हूँ और अपने आप ही बिना दवा के आराम मिल जाता है। तुम बिना बात के इतनी चिंता कर रही हो, सब कुछ ठीक है। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो पता चला कि कांता जी को ग्लूटीन सेंसिटिव है। उसने विपिन को इस बारे में बताया और सासू माँ को समझाया, आपको गेहूं से एलर्जी है, इसलिए सासू माँ अब से आपकी रोटियां बंद। पर घबराने की कोई बात नहीं है, यह कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, सैकड़ों में किसी एक को होती है। ग्लूटीन एक खास तरह का प्रोटीन है जो गेहूं और राई जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। कुछ लोग इसे पचा नहीं पाते, इसलिए उन्हें कुछ समस्या हो जाती है। उनके लिए विशेष खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। चावल ऐसे लोगों के लिए अच्छा रहता है। आप चावल खा सकती हैं, पर गेहूं नहीं। राधा ने तुरंत उनकी रोटियां बंद कर दी और डॉक्टर की सलाह के अनुसार उन्हें खाना देना शुरू कर दी। राधा जी, जो अभी तक बहुत खुश थी, उन्हें यह बीमारी कुछ समझ नहीं आई। वह सोचने लगी, शायद मुझे यहाँ से भगाना चाहती है, इसलिए उसने मेरी रोटियां बंद कर दी है ताकि मैं भूख से बेहाल होकर खुद ही यहाँ से चली जाऊं। क्योंकि उन्हें चावल बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें समझ नहीं आया जो रोटियां वह आज तक खाती आई थी, अब अचानक उनके लिए बीमारी कहाँ से बन गई। वे सोचने लगी, डॉक्टर बहू से तो चोर बहू ही अच्छी है, कम से कम मुझे भूखा तो नहीं मारा। यह तो बहुत चालाक है, बीमारी की आड़ में मुझे खाना भी नहीं खाने देती। लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। पहली बार आई हूँ तो इसने खाना बंद कर दिया, अगली बार आई तो पता नहीं क्या करेगी। मैं तो अपने गांव में ही अच्छी हूँ।
कुछ दिनों बाद कांता जी विपिन से बोली, बेटा मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, मैं गांव वापस जाना चाहती हूँ। विपिन बोला, क्यों, क्या हुआ माँ, क्या तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? यह सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, तुम्हारी पत्नी का इतना प्यार मुझसे सहन नहीं होता। कितनी फिक्र करती है मेरी, यहाँ तक कि मेरी रोटियां भी बंद कर दी। ना बेटा, मुझे ऐसी सेवा नहीं चाहिए जहाँ मेरे खाने पर भी पाबंदी लग जाए। मैं ठहरी अनपढ़, तुम पढ़े लिखों की बात मुझे समझ नहीं आती, पर इतना जरूर समझ गई हूँ, दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। इसलिए जब तक हाथ पैर चलेंगे ठीक है, बाकी जैसे उसकी मर्जी। विपिन को माँ की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने माँ से कहा, माँ तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी, यह घर तुम्हारा है, जो तुम्हारा दिल कहे वैसा करो, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। रात को कांता जी जब रोटी खाने बैठी, राधा ने उनके सामने से खाने की प्लेट खींच ली और बोली, ये आप क्या करने जा रही हैं? क्या आप नहीं जानती डॉक्टर ने आपको यह सब खाने से मना किया है? तभी विपिन चिल्लाया, बंद करो अपनी नौटंकी, माँ बिल्कुल ठीक है राधा। लेकिन विपिन, यह खाना माँ के लिए जहर के समान है, तुम्हें तो माँ को समझाना चाहिए और उनका साथ दे रहे हो। विपिन खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा, तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ़ हैं? तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो। तुम कभी चाहती ही नहीं थी कि माँ यहाँ आए। जब तुम्हारा दाल नहीं गला तो तुमने यह सारी नौटंकी रचाई। तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई कि खुद ब खुद माँ परेशान होकर यहाँ से चली जाए? पर अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। राधा यह इल्ज़ाम सुनकर हैरान हो गई और बोली, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, रिपोर्ट पर तो यकीन है। तुम पढ़े लिखे हो, पढ़ सकते हो। विपिन, ऐसे ही रिपोर्ट 100 में कहीं से भी बनवाई जा सकती है। राधा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, माँ क्या आपको भी यही लगता है कि यह रिपोर्ट झूठी है? कांता जी कुछ नहीं बोली। राधा बोली, ठीक है फिर, जिसके जो मन में आए करें। कल को अगर सासू माँ को कुछ हो गया तो मुझे दोष मत देना। उसने विपिन से कहा। कांता जी, जो अभी तक दवाई ले रही थी और परहेज कर रही थी, सब कुछ छोड़कर अपनी पसंद की पकवान बनाकर खाने लगी। और एक दोपहर उनकी हालत बहुत खराब हो गया। उस समय वह घर में बिल्कुल अकेली थी। किसी तरह से उन्होंने राधा को फ़ोन किया और राधा तुरंत एम्बुलेंस लेकर घर पहुंची और उनको हॉस्पिटल ले आई। जल्द ही विपिन भी आ गया। डॉक्टर साहब ने राधा और विपिन दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई, साथ ही साथ कांता जी को भी। बोला कि तुम लोगों को यह बीमारी झूठी लगती है, अब समझ में आ गया। जब ज़्यादा हालत ख़राब हो गई तो आज माँ बेटे को यकीन हो गया कि राधा जो कह रही थी सही था और इसमें उसका कोई मतलब नहीं था। दोनों ने राधा से माफ़ी मांगी। कांता जी बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा तुम यह सब मुझे भगाने के लिए कर रही हो। मेरी आंखों पर शक का चश्मा था, इसलिए मैं तुम्हारी नेक नियत नहीं समझ सकी। अब से तुम जो कहोगी मैं वही करूँगी, देर से ही सही। पर विपिन और सासू माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया। राधा के लिए यही बहुत था। फिर तीनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।